की बात में आज सबसे पहले बात होगी कांवड़ यात्रा में हो रही पुष्प वर्षा पर सियासत की, जिसमें यूपी से शुरू हुई सियासत एमपी तक पहुंच गई है। उसके बाद आपको बताएंगे अवैध धर्मांतरण पर एक्शन कैसे हो रहा है, जिसको लेकर इंडियन मुस्लिम लीग की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही बात करेंगे देवभूमि के सरकारी स्कूलों में हुए गीता पाठ की, जिस पर राज्य की सियासत गर्म हो गई है। और फिर जानेंगे उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल मर्डर पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आपको आगे बताएंगे। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। सावन में शिव भक्ति का रंग चरम पर के और कांवड़ यात्रा के दौरान जगह जगह पर शिव भक्तों पर फूलों की वर्षा की जा रही है। योगी सरकार की ओर से भी कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है, लेकिन इस पुष्प वर्षा को लेकर सियासत गर्मा गई है। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सड़कों पर भगवा में माहौल है और कांवड़ियों के स्वागत में फूलों की वर्षा हो रही है। योगी सरकार ने इस बार भी खास इंतजाम किए हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है और जगह जगह कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। लेकिन इस भक्ति के रंग में सियासत का तड़का भी लग गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने पुष्प वर्षा को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये सरकार का राजधर्म नहीं है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, अपराध बड़े पैमाने पर है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अंधविश्वास का बढ़ावा देने का काम करती है। सरकार का ये काम है कि हर धर्म के लोगों के उनकी उपासना की पद्धति में कोई रुकावट न बनने पावे, ये काम करना, पुष्प वर्षा करना, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार अगर पुष्प वर्षा वास्तव में करना चाहती है तो लोगों को रोजगार देकर वो पुष्प वर्षा कर सकती है। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी कांवड़ पर सियासी संग्राम को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने ये पोस्ट किया है जिसमें एक तरफ कांवड़ यात्री हैं जो पूरी सड़क पर फैले दिख रहे हैं, जबकि दूसरी फोटो में रोड पर नमाजी हैं जिन्हें पुलिस मारकर हटाती दिख रही है। इस फोटो को शेयर कर दिग्विजय सिंह ने लिखा, एक देश में दो कानून। दिग्विजय सिंह ने कांवड़ वर्सेस नमाज करके समाज को बांटने की सियासी चाल चली है। बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया। पार्टी का कहना है कि योगी सरकार में धार्मिक आयोजनों में शांति बनी हुई है और कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र मौके पर अब दंगे नहीं होते। कांवड़ यात्रा में पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्पों से वर्षा कोई करवाया तो योगी सरकार जी ने करवाया और स्वयं जमीन पर उतरकर कांवड़ यात्रियों के जिस रास्ते से निकलते हैं, स्वयं मोदी नगर या किसी क्षेत्र में जमीन पर उतरकर पुष्पों की वर्षा स्वयं राज्य का मुख्यमंत्री करते हुए स्वागत कर, तो ये पच नहीं रहा है। उनको लोकप्रियता नहीं पच पा रही है न, इसलिए सपा एक जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति करना है। पूरा कानून में व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। ये कांवरियों का सही है कि कांवरियों के सुख सुविधाओं का ख्याल सरकार रख रही है और पुष्प वर्षा करके हेलीकॉप्टर से उनको सम्मान करने का काम ये सरकार कर रही है। पहले की सरकारें केवल तुष्टीकरण, केवल एक ही समुदाय को खुश करने में लगी रहती थी। इस सरकार में सबको समान अधिकार मिल रहा है, सबको अपने अपने पर्व त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। सियासी बयानबाजी के बीच कांवड़ियों का उत्साह कम नहीं है। शिव भक्तों का कहना है कि ये उनके लिए आस्था का विषय है और सरकार का स्वागत उन्हें और प्रेरित करता है। फिलहाल कांवड़ यात्रा में शांति और भक्ति के साथ सियासी गर्मी भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को जवाब दिया है। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने 2023 के एक वायरल वीडियो का जवाब दिया है, जिसमें अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से कहते हैं कि आपका हमारा रास्ता अलग है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।
बता दें कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो साल 2023 का है। वायरल वीडियो में दोनों के बीच शूद्र शब्द को लेकर विवाद हुआ। सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सपा समर्थक इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। वहीं इस वीडियो को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का जवाब सामने आ गया है और उन्होंने बिना नाम लेते हुए अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। बता दें कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया। अनिरुद्धाचार्य की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में उन्होंने सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लिए बिना हमला बोलते हुए कहा। उन्होंने कहा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मुझसे कहते हैं आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, क्योंकि मैंने उनके पूछे गए सवाल का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? इस बीच लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच ये बहस कैसे शुरू हुई। दरअसल ये वीडियो साल 2023 का है। तब अखिलेश यादव शूद्र शब्द पर जमकर राजनीति कर रहे थे। ऐसे में रास्ते में अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य की मुलाकात हुई। इस दौरान बातचीत में अनिरुद्धाचार्य ने वर्ण के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जिक्र किया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने उन्हें अपने अंदाज में खूब सुनाया। अखिलेश यादव आखिर में ये भी कहते नजर आते हैं कि चलिए यहीं से हमारा और आपका रास्ता अलग अलग होता है। दरअसल ये इस लाइन को अब अखिलेश यादव और उनके पीडीए से जोड़ा जा रहा है, खासकर तब जब इटावा कांड में यादव कथावाचक और उनके दलित सहयोगियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इस कांड के बाद अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर समेत अन्य कथावाचकों पर सवाल उठाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ झांगूर की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान जारी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं सरकार ने दो टूक शब्दों में इसका जवाब भी दिया है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यूपी एटीएस ने बलरामपुर से जलालुद्दीन उर्फ झांगुर को लेकर लगातार खुलासे कर रही है। एटीएस के मुताबिक झांगुर के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि झांगुर और उसके साथी मजारों पर त्रिशूल लगाकर, कव्वाली गाकर और हिंदू धर्म की मान्यताओं को पाखंड बताकर लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रलोभन दे रहे थे। उसको बात करना और अच्छी जगह पे मतलब घुमाना, चकाचौंध वाली चीज़ें दिखाना और उसको ऐसी लाइमलाइट दिखा दी कि उसको घर वालों से थोड़ा सा टच में से हटा दिया कि तेरे घर वाले तो तुझे ये ऐसे रखेंगे, तुझे कुछ नहीं करेंगे, मैं तुझे जॉब दिलवाऊंगा, मॉडलिंग करवाऊंगा तुझसे, तू मेरे साथ चल, बाहर चल, दुबई तुझे जॉब करवाऊंगा। ऐसे करके उसको बोलता था। तो क्या हुआ, वो उससे बात धीरे धीरे वो उसकी बातों में इन्फ्लुएंस हो गई। ये सब गवाही और आपबीती बता रहे लोग और झांगुर पर हो रही कार्रवाई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान की नजर में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। इसके पीछे ये भी मानता हूँ कि सरकार की बदनीयती शामिल है और उसी को इसकी आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की उसकी एक नीयत है। अगर वो वाकई क्या नाम मुजरिम है तो उसके क्या नाम सरकार के पास पूरे अख्तियारात हैं, सरकार के पास पूरे विभाग हैं, बाकायदा मुकदमा चलाए, अदालत के सामने वो सब चीजें रखे और अदालत जो है उसे सजा देगी। लेकिन अदालत में जाने से पहले ही किसी का मकान तोड़ देना, किसी के क्या नाम और क्या नाम अखबारों को और मीडिया को बयान देकर किसी को बदनाम करना, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ, बहुत सख्त निंदा करता हूँ। और ये सरकार जो है बदनीयती से सारे काम कर रही है। धर्मांतरण के मुद्दे पर मौलाना ने कहा कि हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है कि वो कोई भी धर्म अपना सके और सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती। धर्मांतरण करना जो है बुनियादी तौर पर
हर एक क्या नाम नागरिक का अधिकार है, वो कोई भी धर्म को अपना सकता है। आज कोई वो क्या नाम हिंदू है, कल मुसलमान हो सकता है, अब मुसलमान है तो वो हिंदू हो सकता है। इस पर सरकार कोई रोक नहीं लगा सकती। लेकिन अवैध धर्मांतरण ये आज तक नहीं साबित होगा। लाखों सैकड़ों लोग गिरफ्तार करके, हजारों लोग गिरफ्तार करके जेलों में भेजे जा चुके हैं। कहीं साबित नहीं हुआ अभी तक कि कोई अवैध हुआ या किसी के साथ जबरदस्ती की गई है या कुछ किया गया है। सरकार ने भी दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि कार्रवाई धर्म जाति देखकर नहीं होती, क्योंकि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। देखिए, कानून अपना काम करता है। राज्य के अंदर जो नियम बना है, संविधान है, उसका नियम है, उसका कानून है। कानून के आधार पर शासन प्रशासन अपना काम करता है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं रहता। भाई, उसमें कौन लपेट में आ रहा है, कौन जाति आ रहा है, कौन धर्म, इस हम लोग मतलब नहीं रहता है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर धर्म और सियासत के बीच की बहस को हवा दी है। जहां एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष इसे धार्मिक आधार पर निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में हुए गीता पाठ ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ सरकार है जो इसे बच्चों को पूरे विकास के लिए जरूरी पहल मान रखी है, तो विपक्ष को ये लगता है कि सिर्फ एक धर्म पर आधारित ये पहल वोटों की राजनीति है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में मंगलवार से सरकारी स्कूलों में गीता के अंश प्रार्थना सभा में समझाने के मामले ने अब एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है। विपक्ष को लगता है कि सरकार सिर्फ एक धर्म संप्रदाय पर फोकस कर रही है और वोटों की राजनीति के लिए ये फैसला लिया गया है, जबकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया ज्ञान हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करेगा। इससे बच्चे न्यायशील बनेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको कलिकाल की हमारे प्रभाव है, लेकिन नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल होता है और हर प्रकार से वो न्यायपूर्ण होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसमें भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे, अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे। देखिए, किसी भी अच्छी चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चिंता दूसरी चीज़ की है। शिक्षा के उन्नयन के लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। आप देखिए, करीब 1448 स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी धर्म इस देश में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, उन सभी धर्मों की अच्छी बातों को शिक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेकिन एक धर्म विशेष का नाम लेकर फिर वोटों की राजनीति करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। अगर वो ये कहते कि धार्मिक पुस्तकों में अच्छी बातों को हम सम्मिलित करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। मंगलवार से शुरू हुई गीता पाठ की ये पहल पूरे राज्य में चल रही है और जल्द ही गीता को सिलेबस में शामिल करने की भी तैयारी है। ऐसे में बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाएं भी मानती हैं कि ऐसे फैसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, गीता का पाठ कोई धर्म का ग्रंथ नहीं है। गीता का पाठ जीवन कौशल सिखाने का एक बहुत बड़ा टूल है हमारे हाथ में। विदेशों में, देशों में आज गीता का सहारा ले रहे हैं, अपने बच्चों को एंजाइटी से जूझ रहे हैं, नशे से जूझ रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक स्कूली बच्चों के प्रार्थना में शुरू किए गए हैं। अब सरकार भले ही इसे बच्चों के विकास के लिए जरूरी मान रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें चुनावी रंग नजर आ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। और महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर जारी सियासी घमासान के बीच अब सियासी लड़ाई मदरसे तक भी आ गई है। अबू आजमी ने महाराष्ट्र में मराठी सीखने के लिए सेंटर खोलने की मांग की। इस पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि लर्निंग सेंटर की बजाय मदरसों में ही मराठी पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मराठी सीखने के लिए सेंटर बनाना चाहिए। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है।
मराठी की लड़ाई मदरसे पर आई। महाराष्ट्र में मराठी मदरसा और सियासत। महाराष्ट्र में भाषा पर हो रही सियासत को आईना अभिनेता और लेखक आशुतोष राणा ने दिखाया है। अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। आशुतोष राणा ने जिस विवाद पर बेबाकी से अपनी राय रखी, उसका पॉलिटिकल सेंटर है महाराष्ट्र। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने गैर मराठी भाषी लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मराठी नहीं बोलने पर लोगों को मारा और पीटा गया, लेकिन इस मारपीट के बीच कई हिंदू भाषियों ने इसका विरोध भी किया। बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना ठीक है। तुमको क्या हिंदी बोल रहा हूँ, मराठी बोल नहीं बोल रहे। हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बोलो, हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, तुम मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा। मराठी भाषा को लेकर सियासत इतनी गर्म हुई कि इसकी गूंज महाराष्ट्र विधानसभा तक सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र में मराठी सिखाने के लिए सेंटर खोलने की मांग रखी। इस मांग पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने तंज कसते हुए मदरसे में मराठी सेंटर खोलने की बात कही। जो राज्य भाषा है उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र में रोजाना हजारों लोग बाहर से आते हैं। मराठी सीखने के लिए सेंटर बनाना चाहिए। मराठी स्कूलों में मराठी सीखने का इंतजाम होना चाहिए। मुंबई में जितने म्युनिसिपल स्कूल हैं, इन स्कूलों में शाम के वक्त मराठी सिखाने का बंदोबस्त करना चाहिए। जिन लोगों के एजुकेशन नहीं हुए, जो यहाँ पर लोग आते हैं, चले जाते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, ऐसे लोग भी अगर मराठी सीखना चाहते हैं तो सरकार बंदोबस्त करे, ना कि जाकर किसी को मारना कि तुमको मराठी बोलना पड़ेगी। इससे महाराष्ट्र में एक जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। सरकार को मराठी जबान को सब तक पहुँचे, इसके लिए सेंटर खोलना चाहिए। ऑनलाइन भी मराठी जबान की पढ़ाई होना चाहिए। पाठशाला काय को जरूरत है? मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है? आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ। उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। मराठी भाषा विवाद में मदरसे पर गरमाई सियासत के बाद कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया। कांग्रेस के नेता ने नीतीश राणे पर पलटवार किया। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलए और सीनियर लीडर अमीन पटेल जी है। अमीन जी, नीतीश जी के बयान को आप किस तरह लेते हैं? मैं नीतीश जी को बयान को किसी तरह से भी नहीं लेता हूँ। उनके बयान में कोई सेंसिबिलिटी जैसी चीज़ रहती नहीं है। अब मैंने एक सवाल पूछा था, आज तक नीतीश राणे ने 3 दिन हो गया उसका जवाब नहीं दिया है। मैंने पूछा था संस्कृत का श्लोक जो है वो संस्कृत में ही कहा जाएगा कि मराठी में कहा जाएगा? मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे हमारे जो विद्वान पंडित जी हैं उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि अमीन भाई संस्कृत का श्लोक तो संस्कृत में ही कहा जाएगा। मराठी अस्मिता और सामाजिक सौहार्द के बीच उलझती इस बहस में अब देखना होगा कि मराठी को लेकर उठी ये सियासी आग और कितनी फैलती। मराठी बोलने खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।